आप सभी को पता है कि हमारे बिजनेस में ऐसी बहुत सारी टेंजिबल और इंटेंजिबल एसेट्स होती हैं जिनकी हेल्प से हमारा बिजनेस रन करता है। टाइप्स ऑफ एसेट्स में हमने एसेट्स के टाइप पढ़े थे, कौन कौन सी एसेट्स के टाइप होते हैं, कौन कौन से होते हैं। नॉन कैश या पहले तो ये बताइए कि कितने टाइप की एसेट्स आपने पढ़ी हैं। बेसिकली आपने 3 टाइप की एसेट्स पढ़ी हुई हैं, नॉन करंट एसेट्स, करंट एसेट्स और फिक्टिशियस एसेट्स। ठीक है, नॉन करंट एसेट्स में भी 2 टाइप की कैटेगरी होती है। कौन सी कैटेगरी होती है? एक तो होती है आपकी फिक्स्ड एसेट्स, टेंजिबल, और दूसरी इंटेंजिबल। टेंजिबल एसेट्स वो होती हैं जो हमारे बिजनेस को रन करने के लिए हमारी हेल्प करती हैं और जिनको हम लंबे टाइम तक अपने बिजनेस में यूज करते हैं। अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो टेंजिबल जो एसेट्स हैं उनके एग्जाम्पल हो सकते हैं कौन कौन से? फर्नीचर, मशीनरी, लैंड, बिल्डिंग, लैंड एंड बिल्डिंग, वेरी गुड, है ना। ये और प्लांट, व्हीकल, मशीन। प्लांट एंड मशीनरी, वो वेरी गुड, ये सब आपको याद होंगे। तो ये सभी हमारी कैसी हैं? टेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स हैं जो लंबे टाइम तक, एक बार अगर हम खरीद लें तो कम से कम 10 से 15 से 20 साल तक ये आपके बिजनेस को रन करने में आपकी हेल्प करती है। बिल्डिंग तो ऐसी एसेट है जो सालों साल हमारी हेल्प करती है बिजनेस को रन करने में। अच्छा, फर्नीचर भी है, एक बार ले लिया 10 साल 12 साल आराम से चल जाता है। मशीनरी है, एक बार खरीद ली तो बार बार आपको हेल्प करेंगी, कम कुछ स्पेसिफिक टाइम ड्यूरेशन तक इनको आपको खरीदने की दोबारा जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये वो एसेट्स हैं जो एक बार लेने के बाद, हालांकि उसमें स्पेसिफिक टाइम भी बताया कि वो एसेट जिनको आप विद इन 1 ईयर कैश में कन्वर्ट ना करें, वो सभी हमारी कैसी एसेट होती हैं? नॉन करंट एसेट्स होती है। लेकिन विद इन 1 क्या, हम कई ईयर्स तक इन्हें कैश में कन्वर्ट नहीं करते क्योंकि ये आती भी बहुत महंगी है और इनको हम यूज करते हैं अपने बिजनेस को इजी वे में रन करने। ठीक है, लेकिन ये सभी एसेट्स जब वर्क करती हैं, यानी जब इनसे काम लिया जाता है, तो इन एसेट्स की वैल्यू में धीरे धीरे क्या आता है? फॉल आता है, धीरे धीरे गिरावट आती है। और क्यों आती है? क्योंकि हम उसे बार बार यूज कर रहे हैं। आज आप अपने घर में कोई एक साइकिल भी लेकर आए और आप उसे एक पूरे ईयर तक चलाएं, ठीक है, इस बीच में आपकी साइकिल में क्या क्या आएगी प्रॉब्लम? साइकिल में ये भी प्रॉब्लम आ सकती है कि कहीं गिर जाए, टूट फूट हो जाए, या फिर कोई और प्रॉब्लम आ सकती है कि नॉर्मल वे में भी अगर बिल्कुल भी गिरे भी ना, ठीक ठाक चलाएं, आप उसकी खूब केयर करें, तब भी जो उसकी कंडीशन डे 1 थी, डे 1 मीन जिस दिन आपने परचेज की थी एकदम न्यू, और जिस दिन जो एंड ऑफ द ईयर अगर आप उसकी कंडीशन देखोगे तो दोनों सेम होंगी या डिफरेंस होगा? दोनों में ही क्या होगा? डिफरेंस होगा। क्योंकि जब हम उसको चला रहे हैं पूरे ईयर, हमने उसको चलाया है, तो उससे क्या होगा कि उस साइकिल की कंडीशन वो नहीं रहेगी जो डे 1 जब हमने परचेज की थी उस दिन थी। रीजन क्या है? क्योंकि जब हमने उसे चलाया तो धीरे धीरे उसमें उसकी जो कंडीशन है वो खराब हो गई। अब चलाने से ही कोई भी व्हीकल हम चलाते हैं, गिरता भी है, कई बार ना भी गिरे तब भी वो सेम कंडीशन में थोड़ी ना रहेगा जैसा वो ब्रांड न्यू आया था उस कंडीशन में तो नहीं रहेगा, ये तो आपको भी पता है। ठीक है, सेम एज हमारे बिजनेस की एसेट्स भी हम क्यों खरीदते हैं? ताकि वो उनकी हेल्प से हम बिजनेस को रन कर सके। मशीनरी हम क्यों खरीदते हैं? मशीनरी हम इसलिए परचेज करते हैं ताकि मशीनरी जो है वो उसकी हेल्प से हमारा प्रोडक्शन इजीली हो सके। बिल्डिंग हमने क्यों खरीदी? ताकि उस बिल्डिंग में हमारे बिजनेस को इजीली रन किया जा सके। फर्नीचर हमने क्यों खरीदा? क्योंकि फर्नीचर की हेल्प से हम अपने ऑफिस वर्क इजीली कर सके। तो ये सभी एसेट्स जब हमारे बिजनेस में रहती हैं तो इनको यूज करने की वजह से इनकी वैल्यू में जो मोस्ट कॉमन रीजन है डेप्रिसिएशन का, वो तो है बिकॉज ऑफ यूज। लेकिन कुछ एसेट ऐसी भी होती हैं जिनकी वैल्यू में फॉल इसलिए आता है क्योंकि या तो उनका एक्सीडेंट हो जाए, जैसे व्हीकल है, आज ही नया खरीदा और 10 दिन बाद उसका एक्सीडेंट हो जाए तो उसकी वैल्यू में एकदम फॉल आ जाए। यानी आज नया का नया खरीदा था, 10 दिन बाद जैसे ही एक्सीडेंट होगा और वो डैमेज हो जाएगा, उसके बाद आप उसकी कितनी भी रिकवरी या कितना भी मेंटेनेंस चार्जेस दे दें, लेकिन वो नई वाली कंडीशन में नहीं आएगा।
तो जब आप उसे अगर बेचना चाहोगे तो वो पैसा नहीं मिलेगा जो आपने फर्स्ट डे जब परचेज किया था, जितना पेमेंट किया था उतना आपको उस टाइम नहीं मिलेगा, जितना आपने एक्सीडेंट के बाद अगर सेल करना चाहो तो नहीं मिल सकता, चाहे वो 10 दिन बाद ही हुआ, क्योंकि एक्सीडेंट की वजह से उसकी वैल्यू में क्या आ गया, फॉल आ गया। कई बार जो फॉल आता है, एक तो दो रीजन हो गए फॉल आने का, एक तो रेगुलर यूज ऑफ एसेट, दूसरा एक्सीडेंट। एक्सीडेंट मीन कोई भी व्हीकल या किसी भी एसेट का डैमेज हो जाना अचानक से, तो वो एक्सीडेंटल वैल्यू, जब एक्सीडेंट जब हो जाता है तो उस एसेट की वैल्यू क्या हो जाती है, डाउन हो जाती है। ऐसे ही और फॉल कैसे हो जाता है, फॉल कैसे आता है, अगर हमने आज कोई मशीन नहीं खरीदी और 6 महीने बाद ही उससे भी ज्यादा अच्छी या नई टेक्नोलॉजी की मशीन मार्केट में आ जाए, जिससे प्रोडक्शन और बहुत तेज हो जाए और कॉस्ट भी कम हो, तो वो मशीन आपकी पुरानी जो आपने 6 महीने पहले मशीन, जब हालांकि वो ज्यादा पुरानी नहीं है, लेकिन आपने 6 मंथ पहले ही बेशक उसको परचेज किया है, लेकिन आपकी उस मशीन की वैल्यू उस नई टेक्नोलॉजी की मशीन की वैल्यू से कम रहेगी। और कहीं ना कहीं बिजनेसमैन ये चाहेगा कि हम इस वाली मशीन को सेल करके उस नई टेक्नोलॉजी की मशीन को खरीदे, ताकि हमारा भी प्रोडक्शन कैसा रहे, ज्यादा से ज्यादा हो। तो ये किस वजह से हुआ, ये जो टर्म है इसे बोलते हैं बिजनेस में एब्सोलेंस, यानी किसी टेक्नोलॉजी के चेंज हो जाने की वजह से किसी एसेट की वैल्यू में जब फॉल आ जाता है तो उससे क्या बोला जाता है, एब्सोलेंस। अब अगर आप 6 महीने पुरानी मशीन को बेचेंगे तो आपको लॉस ही होगा, क्योंकि वो अब उस प्राइस में नहीं सेल होंगी जिस प्राइस में हमने खरीदी थी, वो तो पुरानी हो गई, चाहे बेशक हमने 6 महीने यूज किया। दूसरा, वो टेक्नोलॉजी भी अब मार्केट में उसकी डिमांड नहीं है, क्योंकि नई टेक्नोलॉजी की आ गई है। हम भी तो इसीलिए सेल कर रहे हैं कि उन्हें सेल करके नई टेक्नोलॉजी की खरीद ले। लेकिन जब कोई परचेज करेगा तो वो भी ये भी तो देखेगा कि हम आपसे पुरानी टेक्नोलॉजी की ले रहे हैं तो सस्ते में लेंगे, है ना। तो इसका मतलब हमारी जो मशीन है, बेशक वो हमने 3 महीने 6 महीने 1 ईयर पहले ही ली थी, लेकिन उनकी वैल्यू में फॉल क्यों आया, क्योंकि टेक्नोलॉजी चेंज हो गई, और टेक्नोलॉजी के चेंज होने की वजह से हमारी एसेट जिनके लिए हमने इतना खर्च किया था, वो अगर हम दोबारा सेल करके नई खरीदे, नई टेक्नोलॉजी वाली एसेट खरीदे, तो हमारी पुरानी एसेट उस वैल्यू पर सेल नहीं होंगी जितनी वैल्यू हमने उस पर क्या की थी, एक्सपेंड की थी। तो यहाँ पर रीजन कई सारे निकल के आए कि किसी भी एसेट की वैल्यू में फॉल क्यों आता है। किसी भी एसेट की वैल्यू में फॉल आता है उसके कंटिन्यूस यूज की वजह से, या फिर किस वजह से आता है, एक्सीडेंट की वजह से, या फिर किस वजह से आता है, एब्सोलेंस की वजह से। और कई बार रखी हुई चीज भी खराब हो जाती है। अगर आप किसी प्रोडक्ट, किसी मशीन में मैकेनिकल आइटम को लेकर आ गए और वो रखा हुआ है, उसको आप यूज नहीं कर रहे, बेशक वो नया का नया है, तो उसमें भी रखे रखे उसकी वैल्यू में फॉल आ जाता है, क्योंकि एक तो टाइम ड्यूरेशन का डिफरेंस आ जाएगा कि 1 साल पहले जो प्राइस हो सकता है 1 साल बाद वो प्राइस कम हो जाए। दूसरा, वो रखी हुई है आपके पास क्योंकि आपने ले ली, बैक डेट की जो एसेट है उसे आप बाद में सेल करेंगे तो वो प्राइस नहीं मिलेगा जो पहले था उसका। तो इस तरीके से कई बार टाइम टू टाइम कोई एसेट अगर रखी भी रहे, यूज भी ना करे, तब भी रखे रखे भी उसकी वैल्यू में क्या आ जाता है, फॉल आ जाता है। तो यहाँ समझना क्या है मीनिंग में, कि मीनिंग क्या है डेप्रिसिएशन का, कि डेप्रिसिएशन का मीनिंग ये है कि डेप्रिसिएशन एक ऐसा फॉल है, किसमें फॉल यानी कमी है, किसके अंदर, फिक्स्ड टेंजिबल एसेट्स में। फिक्स्ड टेंजिबल एसेट का मीनिंग सभी को पता है। टेंजिबल एसेट्स कौन सी एसेट्स होती है, टेंजिबल एसेट्स आर दोज एसेट्स व्हिच कैन बी सीन और कैन बी टच और कैन बी फील, जिनको हम देख सकते हो, छू सकते हो, फील कर सकते हो, वो सभी हमारी टेंजिबल फिक्स्ड एसेट होती है, जिनके एग्जांपल अभी अभी आप दे रहे थे और मैंने भी बताया आपको, फर्नीचर, बिल्डिंग, मशीनरी, लैंड एंड बिल्डिंग, कंप्यूटर या फिर कंप्यूटर का हार्डवेयर, नॉट सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर कैसी है, इंटेंजिबल एसेट है, ये भी ध्यान रखिएगा। इसके अलावा और भी बहुत सारी एसेट, डिपेंड करता है बिजनेस टू बिजनेस। किसी बिजनेस में व्हीकल्स हैं तो वहां उनकी एसेट व्हीकल होगी,
तो बहुत सारी ऐसी टेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स हैं जो आप यहाँ पर इंक्लूड करेंगे। तो मीनिंग में जैसे ही मैं आपको मीनिंग बताऊंगी, डेप्रिसिएशन मीन्स फॉल इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स, और फिर वहां पर आपको एक स्पेसिफिक वर्ड ऐड करना पड़ेगा, विच काइंड ऑफ एसेट, टेंजिबल फिक्स्ड एसेट। तो हम उसे भी ऐड कर लेंगे, क्या बोलेंगे, डेप्रिसिएशन इज, वेट आते हैं बच्चे, depreciation means fall in the value of fixed tangible assets due to their regular use or continuous use or accident or obsolescence or effects of time। ये चारों जो कॉजेज हैं, कारण है जिसकी वजह से किसी भी फिक्स्ड टेंजिबल एसेट की वैल्यू में क्या आ जाता है, फॉल आ जाता है। और कौन कौन से जो रीजन है वो कौन कौन से हैं, ये फॉल किस वजह से आता है, बिकॉज ऑफ कंटिन्यूस यूज। दूसरा क्या बताया, एक्सीडेंट, उसके बाद एब्सोलेंस, और लास्ट में अफ्लिक्ट ऑफ टाइम। ये सभी का मैंने आपको अभी अभी मीनिंग बताया था। जब हम बार बार एसेट्स को यूज करते हैं यानी उनको बार बार चलाएंगे, मशीन को बार बार उनसे प्रोडक्शन होगा, फर्नीचर पर लोग आके बैठेंगे, उसको यूज करेंगे बार बार, फैन है वो बार बार चलेंगे, व्हीकल है वो भी बार बार रन करेंगे, बिल्डिंग है, बिल्डिंग में भी डैमेज आता है। ऐसा नहीं है कि वो अगर इतनी ज्यादा मजबूत है कि उसमें फॉल नहीं आता या उसमें रिपेयर्स नहीं होते। आप देखते होंगे आपके स्कूल की बिल्डिंग है, कुछ ना कुछ रिपेयरिंग होती रहती है, कभी व्हाइट वॉश हो रहा है, कभी कहीं कुछ जहाँ पर टूट फूट हो जाती है उसकी रिपेयरिंग हो रही है। मीन्स उस एसेट को हम बार बार जब यूज कर रहे हैं तो उसमें कमियां आ रही हैं, और ये कमियां किस वजह से आ रही है, कंटिन्यूस यूज की वजह से। एक्सीडेंट हो जाए, ये ज्यादातर व्हीकल्स के साथ होता है कि अचानक से एक्सीडेंट हो जाए तो वो एसेट की वैल्यू तुरंत डाउन हो जाएगी, चाहे वो नई ही क्यों ना हो। ये एसेट के साथ किसी और भी एसेट के साथ हो सकता है। मान लीजिए कोई हमारी नई मशीन आई और एकदम से उसमें कोई किसी भी टाइप का शॉर्ट सर्किट हो गया और ब्लास्ट हो जाए तो उसकी वैल्यू में क्या आ जाएगा, फॉल आ जाएगा। एब्सोलेंस का भी मैंने आपको मीनिंग बताया था कि टेक्नोलॉजी का चेंज हो जाना। टेक्नोलॉजी चेंज होने से किसी पुरानी एसेट की वैल्यू में अचानक से क्या, पुरानी टेक्नोलॉजी वाली एसेट की वैल्यू में क्या आ जाएगा, फॉल आ जाएगा। और एफ्लिक्स ऑफ टाइम, इसका मतलब होता है कि आप चाहे यूज करें ना करें, किसी भी एसेट की वैल्यू में रखे रखे भी फॉल आ जाता है। उसकी वैल्यू मार्केट में वो नहीं होगी जिस वैल्यू पर आपने उसे खरीदा है, और चाहे उसे आप 2 साल या 1 साल बाद बिना यूज किए भी बेचेंगे तो आपको वो पैसा नहीं मिलेगा जितना आपने खर्च किया था उसे खरीदने में। क्योंकि वो सेकेंड हैंड वाला वर्ड आता है ना जो हम सुनते हैं कि अब वो खरीदने के बाद सेकेंड हैंड हो ही गई है, रखी हुई है, टेक्नोलॉजी बदली होगी, रखी हुई है, वो रखे रखे उसके जो पार्ट्स है वो हो सकता है खराब हो गए हो, इसलिए कोई भी उसे उस वैल्यू पर नहीं खरीदेगा जितनी वैल्यू हमने उसे लेने में खर्च की थी। तो ये बहुत सारे रीजन है जिनकी वजह से किसी भी एसेट की वैल्यू, लेकिन यहाँ ध्यान रखिएगा एसेट से मीन कौन सी एसेट की वैल्यू में, टेंजिबल फिक्स्ड एसेट की वैल्यू में क्या आता है, फॉल आता है। और इस फॉल को भी हम बिजनेस बुक्स में रिकॉर्ड करते हैं अकॉर्डिंग टू द हिस्टोरिकल कॉस्ट प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटेंसी। अभी हमारा 3rd चैप्टर है जिसमें प्रिंसिपल्स आपको बताने हैं मुझे। तो हिस्टोरिकल कॉस्ट कंसेप्ट के अकॉर्डिंग हमें हमेशा अपनी बुक्स में एसेट्स की वो वैल्यू लिखनी चाहिए, वो वैल्यू रिकॉर्ड करनी चाहिए जो कि उनकी वैल्यू डेप्रिसिएशन को डिडक्ट करने के बाद आती है। मीन्स पहले हम किसी भी एसेट की को उसकी कॉस्ट पर शो करते हैं, और उसके बाद उस कॉस्ट में से ईयर आफ्टर ईयर जो भी उस एसेट में फॉल आता है
उस फॉल को भी अपनी बिजनेस बुक्स में रिकॉर्ड करते हैं, और वही रिकॉर्ड करने के बाद जो बुक वैल्यू आती है, उस बुक वैल्यू पर ही हमें अपनी अकाउंटिंग बुक्स में क्या करना चाहिए, एसेट की वैल्यू को रिकॉर्ड करना चाहिए। ऐसा कौन सा प्रिंसिपल कहता है, हिस्टोरिकल कॉस्ट प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटेंसी। तो एसेट बहुत सारी होती हैं और उनको यूज करते रहते हैं, क्योंकि हम बिजनेस में हम खरीदते ही उन्हें इसलिए हैं ताकि हम उन्हें ज्यादा से ज्यादा यूज करें। तो इसलिए इन एसेट्स की वैल्यू में लगातार क्या आता है, फॉल आता है, और इस फॉल को भी हम अपनी बिजनेस बुक्स में किस नाम से रिकॉर्ड करते हैं, डेप्रिसिएशन के नाम से। इस डेप्रिसिएशन को हम अपने प्रॉफिट में से कम करते रहते हैं, और ध्यान रखिएगा कि डेप्रिसिएशन सिर्फ एसेट्स पर चार्ज किया जाता है, इसका किसी को पेमेंट नहीं किया जाता। क्योंकि हमारी ही एसेट्स में फॉल आ रहा है तो हम इसे देख तो रहेंगे, धीरे धीरे ये क्या हो रही है, कम हो रही है इसकी वैल्यू, लेकिन इसका पेमेंट हम किसी को नहीं करते। उस डेप्रिसिएशन के नाम से अपने पास थोड़ा थोड़ा पैसा सेव करते हैं, ताकि जब ये मशीन या ये टेंजिबल एसेट, कोई भी पर्टिकुलर टेंजिबल एसेट एक स्पेसिफिक टाइम के बाद हमारे बिजनेस में क्या हो जाएगी, टोटली बेकार हो जाएगी, यूजलेस हो जाएगी, तब हमें इसको क्या करना पड़ेगा, रिप्लेस करना पड़ेगा। और जब रिप्लेस करना पड़ेगा उस टाइम हमारे पास कुछ अमाउंट ऐसा होना चाहिए जिससे हम इजीली उस एसेट को क्या कर सके, रिप्लेस कर सके। तो डेप्रिसिएशन के नाम से हम हर साल अपने प्रॉफिट में से थोड़ा थोड़ा पैसा अलग करते जाते हैं उन एसेट्स को क्या करने के लिए, रिप्लेस करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल समझाती हूँ। मान लीजिए किसी फर्नीचर की वैल्यू 10,000 रुपीज, ठीक है, और ये मान लिया कि हर साल उसकी वैल्यू में 10% का क्या आता है, फॉल आता है। फॉल यानी कमी हो जाती है, यानी 10% वो हर साल घिस जाता है यूज करने की वजह से। ठीक, तो ये जो 10% की जो फॉल है, यही क्या है, डेप्रिसिएशन के नाम से हम बिजनेस बुक्स में रिकॉर्ड करें। और हमने ये मान लिया कि ये जो हमारा फर्नीचर है 10 इयर्स तक क्या करेगा, हमें बिजनेस में रन करने में हेल्प करेगा। 10 साल के बाद ये इतना बेकार हो जाएगा, इसकी कंडीशन इतनी खराब हो जाएगी कि अगर हम इसे सेल भी करेंगे तो इससे हमें ज्यादा कुछ नहीं मिलेगा, हो सकता है कुछ भी ना मिले, हो सकता है कोई अमाउंट थोड़ा बहुत उसकी रेसिडुअल वैल्यू या स्क्रैप वैल्यू में मिल जाए। ठीक है, दैट मीन्स 10 साल बाद ये पूरा का पूरा डैमेज हो जाएगा और इसको हमें रिप्लेस करना ही करना पड़ेगा, यानी इसकी जगह दूसरा फर्नीचर खरीदना पड़ेगा। तो ये जो 10% हमने जो इसकी फॉल इन द वैल्यू फाइंड आउट किया है, ये भी कुछ लॉजिक के बेस पर ही क्या किए जाते हैं, एस्टिमेट किए जाते हैं कि अमूमन कितना फॉल किसी एसेट में आ सकता है। तो डिपेंड करता है एसेट टू एसेट। तो 10% पर ईयर का मतलब क्या हुआ कि हर साल उसकी वैल्यू में कितना फॉल आ रहा है, 1,000 रुपीज पर ईयर। 10,000 का 10% कितना हुआ, 1,000। तो पहले साल के एंड में उस एसेट की, उस फर्नीचर की वैल्यू कितनी रह जाएगी, 1,000 रुपए तो घिस गया उसकी वैल्यू में से, यानी 1,000 वैल्यू तो कम हो गई। तो फर्स्ट ईयर के एंड में उसकी फर्नीचर की वैल्यू क्या रह जाएगी, 9,000। फिर नेक्स्ट ईयर फिर 1,000 कम हो जाएगी उसकी वैल्यू, तो उसकी वैल्यू क्या रह जाएगी, 8,000। ऐसे करते करते अगर हम 10 इयर्स तक यूज करें तो उस फर्नीचर की कॉस्ट तो जीरो हो जाएगी, और उस पर हम हर साल 1,000 डेप्रिसिएशन जो चार्ज कर रहे हैं उससे हम अपने प्रॉफिट को क्या कर रहे हैं, थोड़ा कम कर रहे हैं। ऐसा हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमें 10 इयर्स के बाद उस फर्नीचर को रिप्लेस करना है। तो हमारे डेप्रिसिएशन अकाउंट में तो पूरे 10,000 रुपीज आ जाएंगे। क्लियर, इकट्ठा हमने कर लिया, 1,000 रुपए हमने अपने ही बिजनेस के प्रॉफिट से निकाल करके किस नाम से सेव कर लिए, डेप्रिसिएशन के नाम से। तो हमारे डेप्रिसिएशन अकाउंट में तो टोटल कितना अमाउंट 10 इयर्स के बाद आ जाएगा, पूरा 10,000, और हमारी मशीन का या फर्नीचर की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। अब उस 10,000 का जो डेप्रिसिएशन अमाउंट कलेक्ट किया है हमने प्रॉफिट में से कम कर करके, उसका हम यूज कहाँ कहाँ कर सकते हैं। अब हम 10 साल बाद फर्नीचर बदलेंगे ना, तो जब बदलेंगे उस टाइम हम उस 10,000 के अमाउंट को क्या करेंगे, यूज करेंगे। तो उससे क्या फायदा होगा, फायदा ये होगा कि हमें एक साथ इतनी ज्यादा मोटी रकम का अरेंजमेंट नहीं करना पड़ेगा। ये तो एक छोटा एग्जांपल दिया मैंने आपको।
अदरवाइज बिजनेस की जो एसेट्स होती हैं लाखों करोड़ों में आती हैं, और उनके लिए इसी तरीके से मनी अरेंजमेंट डेप्रिसिएशन के नाम से किया जाए। तो एक तो हमें एक साथ मनी की जो रिक्वायरमेंट होगी, अब आप ये कहेंगे कि क्या 10 साल बाद भी उस फर्नीचर की 10,000 ही कीमत होगी या उस टाइप के फर्नीचर की? तो बिल्कुल भी नहीं। 10 साल बाद तो टेक्नोलॉजी बदल गई होगी। जो 10 साल पहले जिस टाइप के सोफे आते थे वो आज के टाइम में नहीं आते, अब नए नए तरीके के आते, तो उनकी फैशन भी चेंज हो गया है, ठीक है, और उनके प्राइसेस भी बदल जाएंगे। बट एटलीस्ट कुछ अमाउंट तो हमने उसके नाम से अपने प्रॉफिट में से हर साल सेव किया था, किसके नाम से? डेप्रिसिएशन के नाम, जिसको हम उस एसेट को रिप्लेस करने के लिए क्या कर लेंगे? यूज कर लेंगे। प्लस उसमें वो अमाउंट और ऐड कर देंगे जितना हमें एक्सेस मनी की ज्यादा जरूरत पड़ेगी। मान लीजिए अब उसी फर्नीचर की कीमत 15,000 हो गई, या उसी टाइप के फर्नीचर की कीमत 10 साल बाद 15,000 हो गई, या 20,000, मान लो डबल ही हो गई, तो एटलीस्ट 10,000 तो हमने धीरे धीरे करके डेप्रिसिएशन के नाम से क्या कर रखा है? सेव कर रखा है, और प्लस 10 और हम अपना उसमें ऐड करके नया फर्नीचर इजीली खरीद लेंगे। लेकिन अगर हम एक भी अमाउंट क्या नहीं करते? सेव नहीं करते, डेप्रिसिएशन का अरेंजमेंट ही नहीं करते, तो टोटली पूरे 20,000 का बर्डन उस स्पेसिफिक ईयर में हमारे बिजनेस पर आता, जिस ईयर में हम उस फर्नीचर या उस एसेट को रिप्लेस करते हैं। तो बिजनेसमैन इतना लंबा सोचकर अपने बिजनेस को रन करता है कि एक पर्टिकुलर टाइम के बाद अगर बिजनेस की एसेट्स को रिप्लेस करने के लिए हमें मनी की रिक्वायरमेंट होगी, तो उस रिक्वायरमेंट को हम आज की डेट में ही उसके लिए अरेंजमेंट करना शुरू कर दें, और इस अरेंजमेंट को करने के लिए ही वो फिक्स्ड टेंजिबल एसेट्स पर क्या चार्ज करता है? डेप्रिसिएशन चार्ज करता है। ये बहुत बड़ा लॉजिक है डेप्रिसिएशन को चार्ज करने का। ना करे, उसका मन है, उसकी एसेट्स है, ना भी करे, लेकिन ऐसा क्यों जरूरी किया गया है? क्योंकि ये डेप्रिसिएशन चार्ज किए बिना, क्योंकि आपकी एसेट्स में यूज करने से फॉल आ रहा है, तो आपको कभी ना कभी उनको रिप्लेस करना ही पड़ेगा, और उन पर एकदम से जब आप पैसा खर्च करेंगे तो उस पर्टिकुलर ईयर में आपका जो प्रॉफिट है वो बहुत डाउन हो जाएगा। लेकिन अगर आप धीरे धीरे करके थोड़ा थोड़ा सेव करेंगे डेप्रिसिएशन के नाम से, तो आपके बिजनेस पर बर्डन कम आएगा। तो इस टाइप से बहुत लंबा सोचकर एक बिजनेसमैन हर एक बिजनेस की टेंजिबल एसेट्स पर क्या किस चीज का अरेंजमेंट करता है? डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन किसी भी पर्सन को पे नहीं किया जाता, ये कैसा एक्सपेंस है ये ध्यान रखिएगा, इसको नोट डाउन भी कर लेना और इसको आप अंडरलाइन भी कर लेना, बुक में भी है ये पॉइंट, क्या कि डेप्रिसिएशन इज अ नॉन कैश एक्सपेंस। मीन्स ये किसी को पे नहीं करना होता, ये सिर्फ एसेट्स पर चार्ज करना होता है। इसीलिए जब हम डेप्रिसिएशन को चार्ज करने की एंट्री बनाते हैं, तो हम ये एंट्री नहीं बनाएंगे कि डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिटेड टू कैश और बैंक अकाउंट, बल्कि हम क्या एंट्री बनाएंगे? डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिटेड, आप बना भी चुके हैं पहले, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिटेड टू स्पेसिफिक एसेट अकाउंट, यानी जिस एसेट पर आप चार्ज कर रहे हैं उसी एसेट के अकाउंट को हम क्रेडिट करते हैं, और डेप्रिसिएशन क्योंकि एक्सपेंस है तो उसके अकाउंट को हम क्या करते हैं? डेबिट करते हैं। अगर आपको याद हो तो ये एंट्री आप पहले बना भी चुके हैं इक्वेशन के चैप्टर में, मैंने आपको बताया भी था। और हम इक्वेशन में डेप्रिसिएशन का अमाउंट कहाँ से माइनस करते थे? याद होगा, एक तो एसेट की वैल्यू में से और दूसरा कैपिटल में से, लेकिन हमने कभी कैश में से माइनस नहीं किया। ऐसा क्यों नहीं किया? क्योंकि डेप्रिसिएशन एक नॉन कैश एक्सपेंस है, ये ध्यान रखिएगा, ये इसका बहुत बड़ा फीचर भी है। अगर हम फीचर्स की बात करें डेप्रिसिएशन के, तो फीचर्स में क्या और फीचर आप बता सकते हैं? सबसे पहला फीचर तो आप यही बता सकते हैं कि इट इज चार्ज ऑन फिक्स्ड टेंजिबल एसेट। सिर्फ फिक्स्ड टेंजिबल एसेट पर ही डेप्रिसिएशन चार्ज किया जाता है, करंट एसेट्स पर डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं किया जाता, और ना ही इंटेंजिबल एसेट्स पर, और ना ही फिक्टिशियस एसेट्स पर, ये ध्यान रखिए। दूसरा, डेप्रिसिएशन एक कैसा एक्सपेंस है? नॉन कैश एक्सपेंस, जिसका हम किसी आउटसाइडर को पेमेंट नहीं करते, जैसे रेंट हम किसी बाहर वाले को देते हैं, ठीक है, या फिर इंश्योरेंस
प्रीमियम हम किसी इंश्योरेंस कंपनी को पे करते हैं। ऐसे ही बहुत सारे एक्सपेंसेस हैं जिनका हम नॉर्मली पेमेंट करते हैं, तभी हम एंट्री बनाते हैं एक्सपेंसेस, स्पेसिफिक एक्सपेंसेस अकाउंट को क्या करते हैं, डेबिट, और कैश अकाउंट को क्रेडिट करते हैं। लेकिन यहाँ पर हम डेप्रिसिएशन को डेबिट तो करते हैं बट किसी कैश अकाउंट को क्रेडिट क्यों नहीं करते, क्योंकि इसका कैश में पेमेंट नहीं होता, इट इज जस्ट एन अप्रोप्रिएशन, यानी ये हमारी एसेट्स की वैल्यू को कम करता है, इसलिए हम अपने बिजनेस में से डेप्रिसिएशन के नाम से पैसा प्रॉफिट में से कम कर देते हैं और उसको कहाँ यूज करते हैं, उन्हीं एसेट्स को रिप्लेस करने के लिए। तो इसकी ये भी एक फीचर बन जाएगा कि ये जो डेप्रिसिएशन है, इससे जो अमाउंट हम बिजनेस में से निकालते हैं वो आगे एसेट्स को रिप्लेस करने में यूज किया जाता है। ठीक है, इस तरीके से ये डेप्रिसिएशन के बहुत सारे फीचर्स हैं जिनको आप पढ़ेंगे और मीनिंग को भी बहुत ध्यान से देखेंगे आज, और उसी के बेस पर हम आगे के इसकी थ्योरेटिकल पार्ट को थोड़ा सा और डिस्कस करेंगे और उसी के बाद हम अपने न्यूमेरिकल पोर्शन पर भी पहुंचेंगे।